ओके, सो इस थर्ड छोटे से वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम सेम मास की बॉडीज़ को पॉजिटिव चार्ज देते हैं या फिर उस पर नेगेटिव चार्ज रखें और या उसे न्यूट्रल रखें तो किन का मास सबसे ज़्यादा हो जाएगा या फिर किसका मास किस ऑर्डर में हो जाएगा। सो हमने अभी कहा कि हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हम उसे प्रोटॉन दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में होता है जिसे निकालना थोड़ा सा टफ होता है हमारे लिए। तो अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है, वैसे ये अगर बॉडी है तो क्या ये एटम से मिलके बना होगा? अगर ये एटम से मिलके बना है तो अगर इन एटम्स की बात करें, एक एटम निकाला हमने तो एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे? और अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो क्या इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? सो इन दैट केस हम इसे सीक्वेंशियली और ऑर्डर में इस तरह कुछ अरेंज करेंगे कि अगर हमारे पास 3 बॉडी इनिशियली है, सबका मास m है हमने माना, और चार्ज अभी किसी पे कुछ नहीं, यानी चार्ज सब पे 0 0 0। अब हम एक एक बॉडी को चार्ज देना शुरू करते हैं और फिर हम डिफरेंस देखेंगे कि इसके मास में कैसा डिफरेंस आता है। फर्स्ट बॉडी को हमने उठाया ए को, और इसे हमें देखना है, इसका भी मास अभी तक m था, बट अब क्या देखेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो हम इस बॉडी को m नेगेटिव करके दिखा रहे हैं। ओके, क्योंकि नेगेटिव चार्ज दिया गया। तो नेगेटिव चार्ज देने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज डाल देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है? जी हाँ, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg। तो इसका मतलब आप जितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हो उतनी बार ऐसा मास बढ़ाते जा रहे हैं इस बॉडी को। पहला केस। सेकेंड केस, हमने बी ऑब्जेक्ट को उठाया और क्या किया, इसमें पॉजिटिव चार्ज देना शुरू किया। तो इसे हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं इसलिए m+ से डिनोट किया। पॉजिटिव चार्ज देने का सेंस ये रहा कि इस बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रोटॉन तो डाल नहीं सकते, क्योंकि प्रोटॉन जिस भी एटम से निकालेंगे तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसे चार्ज किया जा सकता है। अभी आप समझें, अगर ये बॉडी न्यूट्रल है, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। मान लेते हैं 5 इसके पास प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नेट चार्ज 0 है। अब अगर यहाँ से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस बॉडी में अब 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 ही प्रोटॉन को कैंसिल कर पाएगा और नेट 3 प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, यानी इस बॉडी पे 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं कह सकते क्योंकि वो कूलम है, तो हम कहेंगे 3 प्रोटॉन का चार्ज बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। हमने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और एक बॉडी को हम रखते हैं न्यूट्रल। तो एक बात बताएं, जब मैंने इलेक्ट्रॉन डाला तो इलेक्ट्रॉन के मास के हिसाब से जितना इलेक्ट्रॉन डाला उतनी बार इतना मास बढ़ता चला गया, और जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो उतनी बार इतना मास कम होते चला गया। लेट्स अज्यूम मैंने यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन डाला, तो क्या m जो इसका इनिशियल मास था वो +5 × इतनी बार ये मास बढ़ा, और यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या कहेंगे, m ये m- यानी मास बाद में चार्ज देने के बाद ऐसा हो गया, और m+ कितना हुआ, तो इनिशियल जो मास था उससे मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो 5 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यही वैल्यू हमने ऐसा निकाला। और न्यूट्रल बॉडी में कोई चेंज नहीं की था, m था, m ही है। तो इस केस में सबसे ज़्यादा मास किसका हो जाएगा, जिसमें हमने कुछ अलग से डाला। क्यों? कि पहले तो सबका मास बराबर था, बाद में क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आया, इलेक्ट्रॉन्स के साथ कुछ मास आया जिसकी वजह से इसका मास बढ़ा, और इसके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इसलिए कुछ मास कम हुआ, और न्यूट्रल बॉडी रिमेन से। तो सबसे ज़्यादा मास किसका, नेगेटिव चार्ज बॉडी का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अलग से मास आ रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ। उसके बाद मास किसका, न्यूट्रल बॉडी का। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कुछ आ नहीं रहा है तो इससे कुछ जा भी नहीं रहा है, तो उसके बाद से m0 यानी न्यूट्रल बॉडी का मास सबसे ज़्यादा, एंड देन उसके बाद से सबसे कम मास किसका, पॉजिटिव बॉडी का। क्यों? क्योंकि इससे और तो और कुछ आ तो नहीं रहा है, सिवा आने की कुछ चला जा रहा है इससे। तो अगर कोई चीज़ से जा रही है तो साथ साथ इसका मास भी तो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि अगर चार्ज जा रहा है तो चार्ज तो बिना मास के जाएगा नहीं, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ मास है। 5 इलेक्ट्रॉन गया तो ऐसे ऐसे 5 बार मास इस बॉडी से कम हो गया। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। ओके।
सो रिमेनिंग हमारी दो प्रॉपर्टीज थी, जो एक एडिटिविटी ऑफ चार्ज है एंड सेकंड थिंग इज रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट। ओके, सो फर्स्ट आते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज पर। एडिटिविटी नाम से ही पता चला कि समेशन करना है हमें चार्जेस का। सो ये होता क्या है, टोटल सम ऑफ ऑल द चार्जेस, और कैसा सम, अलजेब्रिक सम होता है, यानी आपको जितने भी चार्जेस दिख रहे हैं इनके साइन के साथ इनको जोड़ दीजिए एंड दैट विल गिव यू टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी। हमने एज्यूम किया हमारे पास ये एक कैसा भी बॉडी है, ओके, ये हमारे पास एक बॉडी। अब इस बॉडी में टोटल इतना चार्ज है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। मैंने कहा एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करता है। ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पर अगर दो नेगेटिव चार्ज हैं तो दो पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा। तो अगर दो नेगेटिव दो पॉजिटिव को कैंसिल करेगा तो नेट चार्ज कितना बचेगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और 6 + 3 9 एंड 9 4 30, सॉरी दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो दो ये कैंसिल करेगा इसी, और 4 ये इसे कैंसिल करेगा, तो यहाँ नेट चार्ज 2 बचेगा, और 2 और 3 5। अब हम इसे प्रूफ करते हैं कैसे, अलजेब्रिक सम होता है, यानी सबको साइन के साथ रख के ऐड कर दीजिए। हमने इसे 1 2 3 4 बोला, सबको ऐड करो, -2 कूलम, ओके, देन 8 कूलम, देन प्लस करके, क्योंकि हमें सबको ऐड करना है साइन के साथ, तो मैंने -4 कूलम का साइन के साथ में रखा, और देन +3 कूलम। तो प्लस सिंपल नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट 3 कूलम करते हैं। ऐड करने पे क्या आ रहा है, -2 एंड -4 कितना हो गया हमारा, -6 कूलम, और यहाँ +8 और +3 कूलम हमारा कितना हो गया, 11 कूलम। अब साइन के साथ इसे सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर +5 कूलम ही आएगा। और यही मैंने आपको बताया कि दो कूलम का नेगेटिव चार्ज 2 कूलम के पॉजिटिव चार्ज को जब कैंसिल करेगा तो +6 कूलम चार्ज बचेगा, और यहाँ पर -4 भी +4 को कैंसिल करेगा तो +2 बचेगा, और +2 और +3 मिलकर +5, सिंपल। नेक्स्ट आते हैं रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट नेचर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, यानी अगर हम यहाँ पर मास रखें तो वो वेरिएंट है, वेरिएंट का मतलब बदल जाएगा अकॉर्डिंगली स्पीड गिवन टू द बॉडी। हम जैसे जैसे बॉडी की स्पीड बढ़ाते जाएंगे मास भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। बट चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन, चार्ज। चार्ज इस चीज़ से इंडिपेंडेंट है कि उसकी मास बॉडी की स्पीड कम है, ज़्यादा है या रेस्ट पर है। अगर बॉडी रेस्ट पर है चार्ज 2 कूलम है, तो अगर बॉडी बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होगा तो भी चार्ज 2 कूलम रहेगा। बट मास के साथ ऐसा नहीं है। अगर मास की स्पीड को आप स्पीड ऑफ लाइट की तरह कंपेयर करने लगेंगे या उसके अप्रॉक्स स्पीड पहुंचाएंगे तो वहाँ पर मास इंक्रीज करना शुरू कर देगा, जिसे हम इस इक्वेशन से बताते हैं। यहाँ m क्या है, स्पीड देने के बाद बॉडी की जो मास हो जाती है वो m है, और ये कितना होता है, तो m0, यानी शुरुआत में जब आपने स्पीड नहीं दिया था तो बॉडी का मास कितना था, एंड डिवाइडेड बाई √1 - v²/c²। v² क्या है, यानी आपने कितनी बॉडी को स्पीड दी है, और ये लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होना चाहिए, इसलिए हमने c² यानी स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से डिवाइड किया। यहाँ पर एक चीज़ का मतलब कि v क्या है, जो हमने स्पीड दिया है बॉडी को, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, m0 क्या है, इनिशियल मास जो पहले बॉडी रेस्ट पर था तब था, और m ये क्या है, तो ये वाला जो m आपको बता रहा है, ये बता रहा है मास आफ्टर गेनिंग स्पीड, यानी स्पीड पाने के बाद बॉडी की मास क्या हो गई है। ओके, सो दिस इज the rest part of this, and in next video we will cover charging methods. Till then, take care and bye bye.